गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग बीपीएसएससी द्वारा जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम या बिहार एसआई का एग्ज़ाम होता है उसके मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य रूप से क्वेश्चन तैयार कर रहे थे। उसी कड़ी में अब तो नया वैकेंसी भी आ गया है, तो बीपीएसएससी प्री का एग्ज़ाम हो या बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो या 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कि उसके वैकेंसी आएगा तो उसका एग्ज़ाम होगा, तो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो उसके लिए यह उतना ही लाभदायक है। तो आज हम लोग का 7वें नंबर का यह वीडियो है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। उससे आपको भी विश्वास हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसा पढ़ा जाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जब देखिएगा तभी ना मेरा वीडियो चलेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? यहाँ देखिए, ऊर्जा की। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ देखिए ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आवेश की कूलम, विभवांतर की वोल्ट, यहाँ एक मिनट है, विभवांतर की वोल्ट एवं शक्ति की वाट इकाई होती है। तो क्या देखें हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसका? तो ऊर्जा का। और ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई आवेश का कूलम, विभवांतर की वोल्ट एवं शक्ति की इकाई वाट होती है। अतः आगे बढ़ते हैं। यह यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे दूसरा देखिए, थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो थियोडोलाइट यंत्र से लंबवत कोण मापा जाता है। यहाँ देखिए, थियोडोलाइट लंबवत कोण एक्सटीओमीटर। यहाँ देखिए, थियोडोलाइट से लंबवत कोण मापा जाता है, याद कर लीजिए। एक्टीओमीटर से सूर्य के किरणों की तीव्रता का मापन किया जाता है। विस्कोमीटर से द्रव की श्यानता का मापन किया जाता है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का मापन करता है या किया जाता है। कॉस्मिक किरणों के संबंध में दिए गए विकल्पों में से विचार कीजिए। बताइए कि कॉस्मिक किरण क्या होता है? यह एक आवेशित कण है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, यानी ये चार्ज पार्टिकल्स है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। ये अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से गमन करती है। कॉस्मिक किरणों के बारे में क्या कहा जाता है कि जब पृथ्वी या ब्रह्मांड या यूनिवर्स का जब निर्माण हुआ, उस समय ये कॉस्मिक किरणों का भी उत्सर्जन उसी समय, यानी उसी समय इनका भी निर्माण हुआ था। तो अभी से ये ब्रह्मांड में गमन कर रहे हैं। एफएम, यहाँ देखिए, एफएम प्रसारण सेवा यानी रेडियो की बात हो रही है। सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास क्या होता है? हम लोग पहले जो रेडियो होता था जिसमें सिंपल स्टेशन पकड़ता था, जो आकाशवाणी, उसके बाद में नया नया बच्चे थे तो एफएम आया था। एफएम कितने पर पकड़ता था, उसके लिए एक अलग से रेडियो खरीदने की आवश्यकता होती थी। उसका प्राइस क्या होता है? तो 88 से 108 एमएच यानी मेगा हर्ट्स पर वह पकड़ता था। और यह भी क्वेश्चन देखिए, आरएएस और आरटीएस में प्री में 2015 में आया हुआ है। रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में सेलुलर फोन यानी मोबाइल में अति उच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, जबकि आवृत्ति सबसे कम। जो सबसे तेज चलेगा उसमें ऊर्जा सबसे कम और जो सबसे स्लो है उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच, जबकि टीवी प्रसारण सेवा में 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज के बीच इसका परास होता है। पराश्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो हम लोग न सुन पाए, पराश्रव यानी जो कान हम लोग का बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो क्या होगा? ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करते हैं। यह भी यूपीपीएससी मेन 2014 में आया हुआ है। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि पराश्रव तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स और सुपरसोनिक वेव, इन दोनों का क्या क्या काम है? तो अल्ट्रासोनिक यानी जो हम लोग का कान है, इसका एक परास है। ये देखिए, यह होता है 20 डेसिबल से कम के ध्वनि नहीं सुन पाएगा।
और या इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज, जो हम लोग सुनते हैं क्या 20 मेगाहर्ट्ज से लेकर 20,000 मेगाहर्ट्ज के बीच का जो ध्वनि तरंग है वह हम लोग सुन पाते हैं। उससे कम या उससे अधिक वाले नहीं सुन पाते हैं। या 3900 से 3800 AU होता है। आगे देखिए, पराश्रव तरंगों का उपयोग अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सोनार में कीड़ों को नष्ट करने में, द्रव को गर्म करने, कपड़ों से धूल हटाने, समुद्र के अंदर छिपी वस्तुओं का पता लगाने व समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, स्वचालित दरवाजों का नियंत्रण, रुधिर रहित शल्यक्रिया, गठिया रोग का उपचार, गुर्दे की पथरी को तोड़ने आदि में किया जाता है। किसका काम है? तो ये अल्ट्रासाउंड में किया। किसको? तो अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। और व्हेल मछली या जो चमगादड़ हैं ये सब क्या करते हैं? तो ये सब अल्ट्रासोनिक वेव उत्पन्न करते हैं और इसी के द्वारा दिशा निर्देश करते हैं ताकि वो चल सके या सुन सके, और हम लोग का कान तो नहीं सुन पाता है। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्सरे किरणों का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ना देखिए, एक्स किरण का उपयोग एक्सरे, चिकित्सा, CT स्कैन, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने, कस्टम विभाग द्वारा शरीर के भीतर या बक्से में छिपाई गई मूल्यवान वस्तुओं का पता लगाने, क्रिस्टल की संरचना जानने में किया जाता है। इसके खोजकर्ता जर्मनी के वैज्ञानिक, क्या नाम इनका? रोंटजन, याद कर लीजिए, रोंटजन है, जिन्हें भौतिक विज्ञान का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी तरंगदैर्घ्य परास 1A से 100 A तक होती है और इनका उत्पादन किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों यानी कैथोड किरणों की बौछार करने से होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित इसमें से कौन सा युक्ति है? उसका नाम है डायनेमो। डायनेमो कैसे चलता है? तो डायनेमो को कोई यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा उसको न चला दीजिए, चलने पर क्या होगा? को विद्युत का उत्पादन होगा। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन? तो डायनेमो का काम है। आगे देखिए, माइक्रोफोन, ट्रांसफार्मर, डायनेमो या विद्युत जनित्र यानी जनरेटर की बात हो रही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित हैं। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। इस सिद्धांत पर विद्युत मोटर आधारित होता है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा की इकाई कैलोरी और जूल है, लेकिन ये तो ताप की इकाई है। आगे देखिए, हीट यानी ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा के अन्य मात्रक कैलोरी, किलो कैलोरी, ब्रिटिश ऊष्मीय इकाई और थर्म है। वहीं ताप का मात्रक यानी टेम्परेचर का मात्रक क्या है? तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस है। तो क्या है? तो ताप का मात्रक है। 9वां, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? जो अधिक तापमान नापता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि जो परम शून्य तापमान होता है वह कितना होता है? -273 डिग्री C। लेकिन जो केल्विन होता है वह यहीं से शुरू होता है, यानी 273 डिग्री C बराबर क्या होगा? 1 केल्विन। तब तो हम लोग 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर क्या होगा उसमें? तो 273 केल्विन होता है। तो क्या इसका उत्तर होगा? केल्विन। और सेल्सियस यानी C यह भी माइनस में जाता है। फारेनहाइट, र्यूमर ये सब माइनस में चले जाते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात सिंपल, इसका स्क्वायर कर दीजिए यानी 16:81। और इसी तरह घटेगा तो भी स्क्वायर में ही घट जाता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है। तो दर्पण है, तो दर्पण में से अगर कोई चीज़ परावर्तित होगा तो क्या होगा? तो परिवर्तन कहाँ आएगा? उसके आयाम में परिवर्तन आ जाएगा। दर्पण से परावर्तित होने पर तरंग के आयाम में परिवर्तन हो जाता है, जबकि तरंग की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है क्या है? तो पृथ्वी क्या है?
तो पृथ्वी के बाह्य अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, यानी पृथ्वी क्या है, तो यह पृथ्वी भी एक मोटा बहुत बड़ा विशाल जनरेटर के टाइप का है, जिसका केंद्र क्या है, तो लोहे की तरह है, और यह घूर्णन कर नाच रहा है और सूरज का चक्कर कट रहा है। जिस कारण क्या होता है, इसमें मूवमेंट से जो ऊपर का द्रव है वह हल्का है, वह पीछे छूट जाता है, और अंदर जो केंद्र है, केंद्र का जो भारी तत्व है वह तेज घूमता है, वह आगे निकल जाता है, जिस कारण पृथ्वी में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो भूकरोट के अंदर की चक्र धाराएं हैं। निम्न में से कौन सी लंबाई 10 पर पावर -13 मीटर के बराबर है? तो 10 पर पावर -9 रहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नैनोमीटर। तो नैनो तो है नहीं, इसमें -13 है, उसको क्या कहेंगे, उसको एक एक्सरे यूनिट कहा जाता है। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बराबर, इसमें नहीं दिया कि 10 पर पावर -9 रहता तो नैनोमीटर होता, लेकिन यह होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 100 nm के बीच में होता है नैनोमीटर, नैनो कण का आकार। नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कण नैनो कण कहलाते हैं। पूछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किधर होगी? यह सूरज है। यह पूछल तारा इस तरह से जा रहा है, तो सूरज का हीट इसको मिला, तो क्या होगा, यह गलना शुरू करेगा, अतः यह धुआं छोड़ेगा, यानी तो इसका धूम पीछे की तरफ होगा, तो सूर्य से दूर की ओर होता है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। और सब जगह देखिए, सब जगह सारे क्वेश्चन जो है वो विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। पत्थर को ठोकर मारने से चोट लगने का कारण क्या है? तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रतिक्रिया। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो क्या होगा, उसका मास होगा, यानी द्रव्यमान की बात हो रही है। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? हम लोग बाहर हैं, अधिक प्रकाश में हैं, हम लोग का जो आँख का पुतली है जिसे हम लोग देखते हैं उसका छिद्र बाहर में पतला हो गया। अब तत्काल हम लोग उसी समय अंधेरे घर में चले जाएंगे, सब कुछ अंधेरा है, अब क्या होगा, हमको कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आँख का तो हैबिट था कि पहले कम ही छिद्र पुतली का खुला हुआ था जिसे लोग देख रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ आँख क्या करेगा, तो उसका पुतली का जो छिद्र है वह बड़ा हो जाएगा, तब हम लोग दिखने लगेंगे। यानी आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, यह भी RAS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी ये AC अल्टरनेटिव करंट, और DC करंट यानी जो डायरेक्ट जो बैटरी में रहता है, तो इसको परावर्तित कौन कर देता है? उसका नाम ट्रांसफार्मर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्टेप अप और स्टेप डाउन, यानी यह वोल्टेज को घटाता है, AC को DC में नहीं करता है, ट्रांसफार्मर। और ट्रांसमीटर, यह तो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, इसका नाम क्या होता है? तो रेक्टिफायर। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो नॉर्मल से याद कर लीजिए, 60 है, 60 × 5 तो कितना हो, गुना 30 कर लीजिए और बटे में 1000 से इसको भाग दे दीजिए, तो 300 तिहाई 1 जीरो से घट दीजिए तो 900, 900 में 1 जीरो घटा देंगे तो 90, यानी कि 9 यूनिट आपका आंसर होगा। AC परिपथों में AC मीटर मापते हैं, कैसे? तो AC परिपथ में अगर AC मीटर मापा जाता है तो RMS मान के द्वारा। RMS का अर्थ क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका यह गलनांक बहुत अधिक होगा, नहीं गल पाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है, कैसे? तो प्रिज्म इस तरह का रहता है, जब हम लोग बच्चे में पढ़े थे 7, 9, 10 में रहेगा तो देखिएगा इसमें से निकल जाएगा, जो सीधा निकलेगा ऊपर रेड रहेगा और सबसे अधिक विचलन होगा वो बैगनी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। लेंस किसके बनता है? लेंस किससे बनता है? तो लेंस फ्लिंट कांच से बनता है, याद कर लीजिए, लेंस फ्लिंट कांच से बनता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप यह हम लोग क्या किस लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेथोस्कोप? तो स्टेथोस्कोप का काम है हार्ट बीट या शरीर का BP इन सबको
मेजरमेंट करना रहता है। तो यह ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है जो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सिंपल आला कही ना, जो डॉक्टर साहब गर्दन में लगाए रहते हैं, और यहाँ पे ये आला की बात हो रही है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, वो क्या है, उसको कहते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा है उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। फ्यूज तार की विशेषता होती है, इसका क्या होगा, प्रतिरोध हाई होगा लेकिन गलनांक निम्न होगा, यानी कि लोड पर ही बस गल जाओ। तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। 1 किलोग्राम निम्नलिखित के समतुल्य होता है। 1 किलोग्राम यानी हम लोग समझते हैं 1000 ग्राम, लेकिन यह 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होते हैं। 1 किलोग्राम भार का अर्थ पृथ्वी की सतह पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से किसका मापन होगा, तो पवन वेग का मापन होता है। किससे, तो एनीमोमीटर से पवन वेग का मापन किया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। क्यों, ये जहाज चल रहा है, उसको नीचे की कोई सामान ना, उसको देखना है, पता लगाना है कि पानी कितनी नीचाई तक है, नीचे कोई चट्टान है या नहीं है। तो क्यों, तो नौ संचालनों द्वारा। सोनार का अर्थ होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यह समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाता है। इसमें पराश्रव तरंगों का प्रयोग होता है। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G, इसी तरह 3G या 4G या 5G आने वाला है। G का मतलब क्या होता है, तो यह जेनरेशन होता है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा, दिखने में कैसा लगता है, उत्तल लेंस की तरह, लेकिन उसका व्यवहार अधिक उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें पृथ्वी का जो दाब रहता है उससे अधिक दाब रहता है, तो वह व्यवहार अवतल लेंस की तरह करता है। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त में लाया जाता है। कि यह क्या उत्सर्जित करता है, तो ये इसका काम क्या है, यह गामा किरण को उत्सर्जित करता है। गामा किरण क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव, बीटा क्या होता है, निगेटिव, और गामा क्या होता है, यह न्यूट्रल। अल्फा सबसे तेज, बीटा उससे स्लो, और गामा यह सबसे स्लो चलता है। लेकिन अल्फा में सबसे कम ऊर्जा और गामा में सबसे अधिक ऊर्जा होता है, जिस कारण यह कोशिका को नुकसान पहुंचाता है। और मानव क्या करता है, वह अपने हिसाब से टारगेटेड कोशिकाओं का नाश करने के लिए इसका उपयोग करता है। यदि किसी चुंबक को समान लंबाई के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा, तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। ये सामान्य अवस्था है। दुनिया में कोई पूछे कि दुनिया में क्या असंभव काम है, तो आपको एक चुंबक दे दीजिए, उसको कहिए कि इसको तोड़ तोड़ कर अलग करो और इसमें से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग कर दो। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों होता है। अर्थ क्या होगा, जो एक तीसरा लाइन आया रहता है, उसका काम होता है सुरक्षा के लिए कि अधिक अगर टेम्परेचर आ जाए, अधिक इलेक्ट्रिसिटी एक बहेगी, उसका क्या होगा, वह धरती के अंदर वह ग्राउंड हो जाएगा। जब ग्राउंड हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो युक्ति लगी हुई है वह सेफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। अब ऐसा क्यों होगा कि वो क्यों जल गए, उनको क्या हो गया, वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी कि किसी को भूख है, वो कोई भारी काम करता है, उसको भूख है कि रोज़ वह 8-10 रोटी खाए, भर पे बहुत कुछ खाए। अब आप उससे काम लेते रहो, लेकिन उसको रोज़ 2 रोटी खाने के लिए दो, क्या वो टिक पाएगा, उसको कुछ दिन बाद उसको टीबी हो जाएगा और वह मर जाएगा। वही वाली बात है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में शरीर से वाष्प निकलता है, यानी पसीने के रूप में। लेकिन पंखा क्या करेगा, यह हमारे पसीना में हवा लगाएगा तो क्या होगा, यह जल्दी पसीना वाष्पीकृत हो जाएगा और हमें अच्छा महसूस होगा। 100 वाट का बिजली, ना देखिए, 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटा जलता है, तो 5 रुपया यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगी। 5 रुपये दर की अगर यूनिट से हमको यूनिट की दर से विद्युत खर्च और हो रही है, तो आंसर भी 5 रुपया दे दिया। यानी 100 वाट का बिजली है, अगर 10 घंटा चला तो कितना होगा, 100 गुना 10, तो यह क्या होगा, 1000 घंटा। हम लोग जानते हैं कि 1000 घंटा बराबर 1 यूनिट होता है,
तो 1 यूनिट का दर 5 रुपया है, तो कुल खर्चा कितना होगा, तो 5 रुपया होगा। निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक है? तरंग दैर्घ्य की बात है, ये है इसकी, तो ये दोनों का जो गैप है यही एक तरंग मापा जाता है। इसमें से सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो उसका नाम है रेडियो तरंग। आगे बढ़ते हैं। तापमान घटने के साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होगा, तो तापमान घटने पर धातु का प्रतिरोध घटता है। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। अगले बार जो शेष बचा हुआ है जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।